नमस्कार। सुनिए ज़रा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का तीसरा अध्याय। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी से कुछ दूर वैसी ही घनी हरी घास उगाई। लगता कि छप्पर उग रही है। मिट्टी से उगती हरी घास की छप्पर, फिर मिट्टी से मिट्टी की दीवारें ऊपर, मिट्टी से उगी दीवार में बनाए दिशाओं के दरवाजे खिड़की। सोच समझकर हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी को किसी ने बनते हुए तो नहीं देखा था, उगते हुए भी नहीं देखा था। जिसने भी सबसे पहले देखा उसने आकाश और बौने पहाड़ के साथ यह बनी बनाई झोपड़ी देखी। सब बना बनाया सबने देखा। बनते कहाँ दिखा आकाश, बना बनाया पहाड़, जंगल, तरह तरह की चिड़िया, नदियां, समुद्र, जीव और जंतु। बनते कहाँ दिखा सूरज, पत्थर, पेड़, बरसात, ऋतु बसंत और रंग बिरंगे फूल, दिन, संध्या और रात। सबसे अच्छी यही बात है कि सब बना बनाया आगे भी अच्छा बना रहे। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी में एक अत्यंत बूढ़े और बूढ़ी रहते थे। जब झोपड़ी के पास आओ तो घास के बीच झांकते हुए फूल दिखाई देते थे। अंधेरा होते ही चंद्रमा झोपड़ी की हरी घास के छप्पर से दुबका हुआ निकलता। कोई पूछे कि चंद्रमा कहाँ रहता है तो उसका पता हरी घास की छप्पर होता। यह पता सभी बच्चों को मालूम था। घास के पर्दे की आड़ में चंद्रमा छुपा हुआ दिखता था। यह शीतल फुरफुरी का दृश्य होता। देखने से लगता कि हवा में कपकपी है, घास भी कांपती। जिस तरह कांपती देखने वाले उसी तरह सिहरते। रात में भी घास चंद्रमा के उजाले में हरी दिखती। सुबह घास की नोकों पर ओस की बूंदें रंगीन चमकती। प्रायः बच्चों के मन में आता कि छप्पर से चंद्रमा को छुआ जा सकता है और वहां से इंद्रधनुष को लाया जा सकता है। सुबह सूर्य का प्रकाश घास के हरे में भेदा हुआ दिखाई देता। लगता कि झोपड़ी में बूढ़े और बूढ़ी युगों से दिन रात रह रहे हैं और सूर्योदय तक सूर्यास्त का उत्सव उन्हीं की झोपड़ी में होता होगा, जो कई सुबहों और सांझों को अच्छे से जी चुके होते हैं। बस्ती की प्रत्येक झोपड़ी में सूर्य और चंद्रमा का निकलना अलग अलग तरह से सुंदर था। यद्यपि दिन का हीरा होकर सूर्य बस्ती में दिन भर चमकता और रात का पुखराज होकर चंद्रमा। बस्ती के सभी छप्परों पर तारे बिखरे पड़े हुए चमकते। बस्ती का दृश्य हर दिन सुंदर दृश्यों की प्रतिद्वंदिता में पिछले से ज्यादा सुंदर होता। कक्षा में बच्चों का मन होता तो आलों में भी बैठ जाते थे। जब सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित होते तो बहुत से आलों में बैठे दिखते। कुछ आले इतने बड़े थे कि बहरा जितना बड़ा लड़का उसमें बैठ जाता। आलों में वे या तो नीचे पैर लटकाकर बैठते और किताब स्लेट घुटनों पर रख लेते, या पालथी मोड़कर बैठ जाते और गोद में किताब रखते। सभी बच्चे नहा धो तेल कंघी कर साफ सुथरे स्कूल आते। जब आले में बैठे होते तो सजावटी लगते, जैसे घर से गुड्डे को सजाकर स्कूल के आले में लाकर रख दिया गया है। पहले कूना अपनी कक्षा के आले पर चढ़ नहीं पाती थी। कक्षा के बच्चे आला चढ़ने में उसकी मदद करते। उसकी कोशिश होती कि वह सबसे ऊंचे आले में जाकर बैठे। दीवार में जगह जगह खूंटियां भी गड़ी थीं। खूंटी पकड़कर आले पर पैर रखते हुए सबसे ऊपर के आले तक पहुंचा जा सकता था। बच्चे बिना डरे आले के अंदर घुसे पढ़ते। वे नहीं गिरते, पर हाथ से किताब छूटकर गिर जाती, कलम पेंसिल गिर जाती, स्लेट भी गिर सकती थी। ऐसे में लड़के अपने को बचा कर बैठते, परंतु चीजें वहीं गिरती जहां बच्चे नहीं होते। ऊपर बैठे बच्चे भी सावधान होते कि चीजें ना गिरें या बार बार नीचे गिरने वाली चीजों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ मित्रता भी हो जाती हो।
जैसे बार बार साथ होने से दो बच्चों में हो जाती है। इसीलिए चीजें किसी के ऊपर नहीं, अलग हटकर गिरती, सावधानी से गिरती, बल्कि नीचे धीरे से धरा जाती। गिरने की आवाज भी नहीं होती। इसके बाद भी स्लेट पट्टी की कलम तीन चार टुकड़ों में टूट जाती। कलम के नीचे गिर जाने के बाद भी इस जरूरत की पूर्ति हो जाती थी, और भी कलम के टुकड़े उनकी जेब या बस्ते में होते। यह भी हो सकता था कि कलम के टुकड़े इल्ली की तरह दीवार पर चढ़ जाते होंगे, धीरे धीरे आले तक पहुंच जाते। फिर बस्ते के अंदर कॉपी, किताब, स्लेट पट्टी, कलम आदि का घोंसला या घर उनका बस्ता होता। दिन भर बाहर की नीचे गिरी पेंसिलें, कलम, रबर रात भर में आलों में आ जाती। हो सकता है कि कबूतर चोंच में दबाकर इन्हें आलों में रखते हों। इधर उधर कबूतर के घोंसलों में भी ये सब चीजें होती थीं। कबूतर अपने बच्चों के लिए जमा रखते हों कि कभी काम पड़ जाए। आले में बैठने की शुरुआत बोलू ने की थी, जब गुरुजी नहीं होते थे तब। गुरुजी होते तब भी बोलू सबसे ऊपर रोशनदान के पास के आले में बैठने लगा था। ऊपर बैठे होने से गुरुजी का ध्यान बोलू की तरफ कम जाता था। उनका मन बोलू से प्रश्न पूछने का होता तो बोलू को आले में देखकर रुक जाते कि बोलू खूंटी पकड़ पकड़ आले पर पैर रखते हुए नीचे उतरेगा और उसका उतरना हल्ला मचाते हुए सब लड़के देखेंगे। आले पर बैठे लड़के सरक कर जगह बनाते कि बोलू उतरे। ऐसी स्थिति होती तो हल्ला सुनकर पड़ोस की कक्षा के गुरुजी आते, तो उनके पीछे कक्षा के सब बच्चे भी आ जाते। कूना सबसे अधिक ताली बजा बजा कर खुश होती। वह बोलू पर अपनी मित्रता जताते हुए चिल्लाती, बोलू उस आले से मत उतरना, इससे उतर। गुरुजी के सामने से उतरता हुआ बोलू कभी गुरुजी को दिखाई नहीं देता और बोलू गुरुजी के पीछे से उतर जाता। गुरुजी बोलू से पूछते, बोलू मैंने तुमसे कितने दिनों से प्रश्न नहीं पूछा? 2 दिन से गुरुजी। 4 कदम गुरुजी के पास आकर बोलू ने कहा। फिर कहता, गलती हुई गुरुजी, आपने अभी यह प्रश्न पूछा। आसपास लड़के खड़े होते। बोलते हुए बोलू जब चलता तो लड़के हटकर उसके लिए जगह बना देते। अभी कहाँ पूछा मैंने? गुरुजी ने फिर पूछा। बोलू मैंने तुमसे प्रश्न कितने दिनों से नहीं पूछा, यह प्रश्न था ना गुरुजी? विनम्र संकोच से बोलू ने कहा। कल किताब से प्रश्न पूछेंगे, तुम्हें नीचे बैठना होगा। कुछ देर रुककर गुरुजी ने कहा। जी गुरुजी। बोलू ने कहा, 2 कदम पीछे हटते हुए। बोलू जिस आले में बैठता था उससे सटा हुआ रोशनदान था। रोशनदान इतना बड़ा था कि बोलू उसके अंदर से निकलकर छप्पर पर आ जाता। रोशनदान से बोलू को हवा आती, उसके बाल उड़ते। हवा में मोगरे के फूल की गंध होती। वह जान जाता कि यह हवा बीनू के घर की तरफ से आ रही है। कभी बौने पहाड़ की जंगली तुलसी की गंध आती, कभी घने जंगल की घनी गंध। रोशनदान से अबाबील के अचानक आने जाने से बोलू चौंकता नहीं था। अबाबील की उड़ान हवा का ऐसा झोंका होता जिसको देखो तो लगता हवा का झोंका दिखा। लड़के बस्तों को दीवार में लगे खूंटों में भी टांग देते। पढ़ाई के हल्ले के साथ चिड़ियों का चहचहाना पढ़ाई का ही हल्ला होता। हर जगह गौरैया होती, करीब करीब सभी खूंटों पर और किसी बस्ते के ऊपर भी। छुट्टी के बाद यदि बस्ता स्कूल में छूट जाता, त्योहार के कारण 2 दिन की और भी छुट्टी हो जाती, तो गौरैया बस्ते के ऊपर तिनके रखकर घोंसला बनाना शुरू कर देती। तो मित्रों, ये था हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का 3रा अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।